होई वही जो राम रचि राखा, होकर ही तरक पढ़ावे साखा। तुलसीदास की पंक्तियां मैं क्यों दोहरा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊं। आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम साइट्स पर एग्जिस्टेंशलिज्म की खूब चर्चा है, और हो भी क्यों ना। एग्जिस्टेंशलिज्म साहित्य से आया है। आज हम एग्जिस्टेंशलिज्म की जांच पड़ताल करेंगे और हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंशलिज्म का फ्रेमवर्क क्या है और एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी क्या है। विशेषकर हम उसके कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की चर्चा करेंगे। हम सभी फिलोसफर्स की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनका फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, और एग्जिस्टेंशलिज्म का पूरा जो खाका है, जो उसका पूरा फ्रेमवर्क है, वो बहुत बड़ा है। अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन उसकी की है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। वो कई घंटों का वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा, बोझिल भी हो जाएगा। लेकिन हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, इंट्रोडक्टरी सेशन के तौर पर आज हम उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की और किन सोशल कंडीशन में एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी आती है और एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी का कोर एसेंस क्या है, इस पर बात करेंगे। मैंने जैसा कहा कि कोकर तरक बढ़ावे शाखा, तुलसीदास की पत्तियां, होई वही जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे एग्जिस्टेंशलिज्म से पहले। तो मैंने इसीलिए ये पत्तियां, ये चौपाई रखी है कि एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी से पहले जो फिलॉसफी खासकर यूरोप में और वेस्ट में अ, जिसका जोर था, वो थी हेगल की फिलॉसफी। आप देखेंगे हेगल की फिलॉसफी को वैसे समझना थोड़ा जटिल है और वो बहुत बृहद भी है। पूरी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एग्जिस्टेंशलिज्म की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हेगल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेगल ही वो आधार है जिससे कई सारे दर्शन फूट के निकले हैं। इसका मूल कारण एक तो यह है कि हेगल ने एक प्रॉपर सिस्टम दिया है दर्शन का, और हेगल के दर्शन से बहुत सारी धाराएं फूटी हैं, इसी कारण कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक दर्शन है हेगल का। बहुत ही सिस्टम से डायलेक्टिक्स बनाया है हेगल ने, जिसके बीज कांट में जरूर थे, लेकिन बाद में उसको विकसित तो हेगल ने ही किया है। और हेगल ने एक बहुत विस्तारित रूप से सबकी समग्र व्याख्या की है, चाहे इतिहास हो, राजनीति हो। राजनीति पे हेगल का बहुत बड़ा काम है, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। और इसके अलावा जो उसकी कोर फिलॉसफी है, तो हेगल के डायलेक्टिक्स से एक पैटर्न जो निकला है, उस पैटर्न ने दुनिया को पकड़ने को एक बहुत ही मजबूत स्तंभ दे दिया था। फिर आप देखें कि हेगल से जो राइट निकलता है, ग्रीन, ब्रैडले, या जो लेफ्ट निकलता है, कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो उस उसमें, उस धारा में हम उतना नहीं जा रहे हैं। हम बस इतना देख रहे हैं कि हेगल की फिलॉसफी एक बहुत मजबूत स्तंभ थी, और हेगल ने एक प्रॉपर सिस्टम दिया था दर्शन का, और एक पूरी मेथोडोलॉजी थी। देखें, हम ध्यान देने पे देखें तो हेगल वैसे रैशनलिस्ट ही था। हेगल ने ही कहा, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। आमतौर पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो रैशनलिस्ट होता है, सामान्य आम जनता में ये धारणा है, जो रैशनलिस्ट होता है वो ईश्वर में यकीन नहीं रखता है। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम रैशनलिस्ट आपको जो मिलेंगे वो रीजन के थ्रू गॉड को, या ईश्वर की, या एब्सोल्यूट की, परम तत्व की चर्चा करते हैं। इसके विपरीत जो एम्पिरिसिज्म के फिलोसोफर हैं, अनुभववादी फिलोसोफर हैं, वो निरीश्वरवादी हैं ज़्यादातर। हालांकि उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन वो निरीश्वरवादी हैं। अब जो आगे की चर्चा हम इसको रखेंगे, तो हम इसको इस फ्रेमवर्क में देखते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों उभरता है और एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों आता है। तो हेगल की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारे दर्शन आए जिन्होंने हेगल को क्रिटिक किया, हेगल का प्रतिवाद किया, और हेगल के विरोध में आवाजें उठाई। बहुत से लोगों ने हेगल की फिलॉसफी का समर्थन भी किया, लेकिन हेगल से बच कोई नहीं पाया। तो एग्जिस्टेंशलिज्म भी वही, उसी धुरी का दर्शन है। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जिस्टेंशलिज्म बेसिकली साहित्य से आया है, और एग्जिस्टेंशलिज्म को बहुत से लोग कैफे फिलॉसफी भी कहते हैं, कुछ लोग पिग फिलॉसफी भी कहते हैं। तो अच्छा, कैफे फिलॉसफी इसलिए कहते हैं कि एक सामान्य चर्चा के दौरान जो बातें व्यक्ति करता है, जिस तरह की चिंताएं, जिस तरह के क्लेश,
व्यक्ति ज़ाहिर करता है, उसी के आधार पर इसकी बुनावट कुछ ऐसे हुई है। हालाँकि ये कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कहा जाता है मैं उसको दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये दर्शन कोई सेट पैटर्न नहीं है, जैसे इसकी कोई विशेष मेथोडोलॉजी नहीं है। और आप जानेंगे कि जितने भी एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर हैं, ऑल्दो वो क्लेम खुद भी नहीं करते हैं कि वो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, उन्होंने भी एग्जिस्टेंशलिज्म का कोई स्पष्ट मेथोडोलॉजी नहीं दी है कि जिससे हम डॉट कनेक्ट्स कर सके कि एग्जिस्टेंशलिज्म के सारे फिलोसोफर के ये डॉट हैं और इसको हम कनेक्ट कर लें, क्योंकि उनमें बिखराव है। जैसे जो मेन एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत तो किरकेगार्ड, हाइडेगर और सार्त्र जो 20वीं सदी के बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। इसके अलावा किरकेगार्ड तो हेगल के दौर के ही थे। बाद में उनको प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि हेगल का जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा विस्तारित दर्शन है और पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव था, है, आगे भी है। आगे भी अभी कब तक रहता है मालूम नहीं। तो हेगल बेसिकली जैसे भारत में भारतीय दर्शन में जो कद आदि शंकराचार्य का है, वही कद वेस्ट की फिलॉसफी में हेगल का है। तो आप समझ सकते हैं कि हेगल का दर्शन का स्तर क्या है। जहाँ तक बात हम एग्जिस्टेंशलिज्म की कर रहे हैं, तो इसी फ्रेमवर्क के विरोध में प्रतिवाद में निकला है। अब मैंने कहा कि इसके डॉट्स को हम जोड़ नहीं सकते हैं, और एक कोई ऐसे कोर एसेंस इसका बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक प्रयास करने पर इसका एसेंस हम तैयार कर सकते हैं। प्राइमरी बात यह है कि ये फिलॉसफी जो है लिटरेचर से आई है, जिसका जिक्र मैंने किया। लिटरेचर में जो ह्यूमन एसेंस की बात होती रही है, उस एसेंस को एग्जिस्टेंशलिज्म में निखारा है, उसको जगह दी है, इंसानियत मानवतावाद को जगह दी है। हालांकि कई लोगों ने एग्जिस्टेंशलिज्म पे पेसिमिस्ट होने का भी आरोप लगाया है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन खैर उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम एक बेसिक चर्चा करेंगे। तो ये जो पूरा एग्जिस्टेंशलिज्म का खाका है, इसमें हम मोटे तौर पर दो तीन बातें, जो डॉट हम मिलाते हैं सारे बिंदुओं को, उसमें दो तीन बातें आती हैं। एक तो ये रोमांटिक रिएक्शन था, जिसमें सबसे पहला हाथ तो नीचे का है, नीचा का है। कई लोग नीचा कहते हैं, कई नीचे कहते हैं, अलग अलग नाम से उनको संबोधित करते हैं लोग, लेकिन नीचे कहना ठीक है। तो नीचे जर्मन फिलोसफर थे, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो इस पर कभी बाद में चर्चा की जाएगी। एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, लॉन्ग तो नहीं बना पाया। तो नीचे ने पहला काम ये किया कि नीचे ने एक उस सेट पैटर्न को, हिगेलियन पैटर्न को चैलेंज किया था। नीचे ने जैसे हेगल को थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हेगल की। हेगल ने की जो फिलॉसफी है, उसमें एब्सोल्यूट परम तत्व है, निरपेक्ष तत्व है, और उस सीढ़ी से थ्रू जो डायलेक्टिक्स की सीढ़ी है, जिसमें एक थीसिस है, एक एंटीथीसिस है, दोनों के मिलने से सिंथेसिस पैदा होता है। यानी एक भाव का पक्ष, एक निषेध का पक्ष, यानी विरोध का पक्ष, दोनों में के टकराव से एक सिंथेसिस पैदा होता है। उस सिंथेसिस से फिर एक एंटीथीसिस पैदा होता है, फिर एंटीथीसिस के फिर संयोजन से फिर यही प्रक्रिया है, जिससे विकास होता रहता है। हेगल गेहूं का उदाहरण देते हैं कि गेहूं का बीज अ, मिट्टी में जाता है और फूटता है, तो बीज का निषेध हो जाता है, पौधा निकल आता है, और पौधा जो होता है वो एंटीथीसिस होता है। उसमें जो फल लगते हैं, जो गेहूं की बालियां लगती हैं, वो सिंथेसिस होती हैं। फिर उसी सिंथेसिस से फिर एंटीथीसिस पैदा होता है, यानी फिर उसको मिट्टी में बो देते हैं, उसको पाट देते हैं, उस पर दबाव देते हैं या उस पर सिंचाई करते हैं। तमाम तरह के विरोध उस पर आते हैं। उसमें से जो फूट कर बालियां निकलती हैं, वो उसका सिंथेसिस होता है। तो हेगल ने एक बहुत संक्षिप्त में मैंने डायलेक्टिक्स को समझाने की कोशिश की है। डायलेक्टिक्स का विस्तार बहुत है, विज्ञान के जगत में, दर्शन के जगत में, और तमाम सारे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे, मनुष्य के क्षेत्र में, जो मनुष्य का जीवन है, उस क्षेत्र में भी जीवन मरण का जो चक्र है। तो नीत्शे ने इसको चैलेंज किया
और नीत्शे ने एक और बात को चैलेंज किया। नीत्शे ने कहा कि चूंकि हेगल ने कहा कि रैशनैलिटी के थ्रू, रीजन के थ्रू हम इंटेलेक्चुअली उस एब्सोल्यूट को जानते हैं, लेकिन नीत्शे ने इसमें एक गड़बड़ी ये हुई कि मैंने जो चौपाई कही, होई वही जो राम रचि राखा, मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हो गया। मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन कुछ यूं हो गया कि मनुष्य को लगा कि सभी चीजें तो परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं। तो जब सभी चीजें एब्सोल्यूट की अभिव्यक्ति मात्र, तो मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मेरा प्रिय शब्द है। अब इस किम कर्तव्य विमूढ़ होने से मनुष्य इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि चौपाई में आगे है कि कुकरी तरक बढ़ावे शाखा, वो लाइन हेगल के साथ मैच नहीं होती है। तो हालांकि हेगल ने स्वतंत्रता पे बात जरूर की है, लेकिन उसके दर्शन में जो तत्व निकल के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन हो गया। जैसे मैंने राजनीति की चर्चा की, तो राजनीति में भी हेगल ने स्टेट को बहुत पावर दे दी, राजतंत्र को बहुत पावर दे दी, राजतंत्र को परम अभिव्यक्ति बता दिया गॉड की। तो उससे समस्या हुई, उससे भी समस्या जटिलताएं आई। तो इन सब के खिलाफ नीचे ने बिगुल फूका, यही रोमांटिक रिएक्शन था। नीचे ने एक कहानी है जिसमें नीचे, सुनी होगी आपने, नहीं सुनी होगी तो सुना देता हूँ, कि हालांकि साइड नोट के तौर पर एक चर्चा हो जाएगी ये। नीचे ने कहा कि आई हैव किल्ड द गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। बहुत फेमस फ्रेज है ये। तो नीचे प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने ऐसी घोषणा की, तो छात्र उनके परेशान हुए। नीचे ने बताया कि, और इसके कहने के पीछे रीजन ये था कि आई हैव किल्ड द गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी उस समय 16 राज्यों में विभक्त था, और अलग अलग, जैसे हमारा भारत 500 कुछ राज्यों में विभक्त था, बाद में सरदार पटेल ने उसको जोड़ने का प्रयास किया। तो नीचे ने लोगों में ये आत्मविश्वास जगाया कि ईश्वर के भरोसे मत बैठे रहो, अपना काम, जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और उस पर एक्शन करो। नीचे का रोल भी बड़ा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पूरी चर्चा हम चूंकि एग्जिस्टेंशलिज्म पे कर रहे हैं, मैं एक प्रायर थोड़ा सा फ्रेम सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डॉट्स को कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म में यही बात जब फ्रांस और अन्य देशों में वेस्ट में पहुंचती है, तो वहां से एग्जिस्टेंशलिज्म का जन्म होता है। जैसे मैंने जिक्र किया कि कीर्केगार्ड जर्मनी में थे, लेकिन उनका काम चूंकि बाद में डिस्कवर हुआ। तो इसमें दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के फ्रेमवर्क को। पहला पहला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम, जो एग्जिस्टेंशलिज्म का कोर एसेंस है, यानी दायित्व बोध और आज़ादी की भावना। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा थोड़ी सी, अभी इस शब्द को ऐसे रखते हैं। दूसरी चीज जो एग्जिस्टेंशलिज्म का कोर फ्रेज है, वो है एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, यानी अस्तित्व पहले है, एसेंस बाद में है, यानी उसका बोध बाद में है। एग्जिस्ट जब आप करते हैं तब उसका बोध उसके बाद शुरू होता है, न कि बोध पहले है, एग्जिस्टेंस बाद में है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई चीज इमर्ज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो उस इवॉल्व होने में उसका बोध भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, उसके ऊपर कोई मार्क नहीं है, वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, एक्स वाई जेड, बहुत सी बातें, किसी जात का नहीं है, पंथ का नहीं है, लेकिन धीरे 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 उसको बोध डेवलप होता है, तो वो सोसाइटी से आत्मसात होता है। खैर, तो एक बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, और दूसरी तरफ जो मैंने आपको समझाया कि एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस, ये दो बातें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि मनुष्य अपने एक्शन की पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में जो उसमें भावनाएं होती हैं, मसलन जो चिंता है उसकी, जो उत्सुकता है उसकी, जो जितने तरह की एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, उसको झेलते हुए भी उसको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज और इसमें यह है कि ये कोई
व्यक्तिनिष्ठवादी दर्शन ऐसा नहीं है जिसको कई बार इस तरह के एक्सप्लेनेशन से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लेकिन ये कोई व्यक्तिनिष्ठवादी दर्शन नहीं है। ये ऐसा इसलिए है कि जैसे उस एग्जिस्टेंशलिज्म 3 तरह के लेवल पे बात करता है। एक लिविंग फॉर आवरसेल्फ, एक लिविंग फॉर अदर्स और तीसरा है लिविंग फॉर मेन यानी यूनिवर्सली। तो लिविंग फॉर आवरसेल्व्स में तो वो खुद के लिए जीता है, लिविंग फॉर अदर्स में वो दूसरे के लिए जीता है, और लिविंग फॉर मेनी यानी यूनिवर्सल बीइंग के तौर पर जब वो जीता है तो वो सबके लिए जीता है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस एक्शन को वो जो लेता है, तो वो बहुत देख समझकर सूझबूझ के साथ वो एक्शन लेता है, क्योंकि उसका एक्शन यूनिवर्सल डिफाइन करेगा, यूनिवर्सैलिटी को डिफाइन करेगा। तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात, फ्रीडम। फ्रीडम बहुत कोर एसेंस है इसका। फ्रीडम का अर्थ कि जितने बेहतर तरीके से आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करेंगे। जब ये दो डॉट मैं जोड़ता हूँ कैसे इससे, कि फ्रीडम का अर्थ इसमें यह है कि मनुष्य अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करे, और कैसे एक्सरसाइज करे कि कोई सोशल नॉर्म्स या कोई किसी तरह की थियोलॉजी या इवन इवन साइंस को एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर्स ने बहुत क्रिटिक किया। रिलीजन को तो खैर किया ही, साइंस को भी किया। और साइंस को ऐसे किया कि उन्होंने कहा कि मनुष्य चूंकि तमाम वस्तुओं से घिरा है, तमाम साइंटिफिक जो इन्वेंशन है उससे घिरा है, उससे मनुष्य की आत्मा, आत्मा इन द सेंस मनुष्य का सार, जो मनुष्य का एसेंस है, वो खत्म होने लगता है। मनुष्य उस पर निर्भर होने लगता है। उस निर्भरता को उन्होंने क्रिटिक किया है। तो मनुष्य की आज़ादी कहीं न कहीं किसी पर निर्भर हो जाती है। तो किसी भी तरह की निर्भरता हो, रिलीजन पर निर्भरता हो, साइंस पर निर्भरता हो, थियोलॉजी पर निर्भरता हो, जहाँ भी मनुष्य का फ्रीडम सरेंडर हो रहा हो, उसको एग्जिस्टेंशलिस्ट क्रिटिक करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू एसेंस। अब एग्जिस्टेंशलिज्म के फ्रेमवर्क में एक जो बात छूट रही है, वो जो दो वो ढांचे बनाते हैं, एक ऑथेंटिक लिविंग का, एक अनऑथेंटिक लिविंग का। ऑथेंटिक लिविंग को बड़े आसान, छोटे शब्दों में, आसान से शब्दों में इसको कहा जा सकता है कि जब मनुष्य अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करता है और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे मैंने कहा, फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का मतलब है कि किसी सोशल नॉर्म्स में, किसी तरह के रिलीजियस ट्रैप में, या कोई ऐसे साइंटिफिक जो साइंटिसिज्म का क्या एक दौर चल जाता है, उसमें भी न फंसना, और अपनी इंडिविजुअलिटी को असर्ट करना, इंटर सब्जेक्टिविटी को असर्ट करना। इंटर सब्जेक्टिविटी से मतलब है कि एग्जिस्टेंशलिज्म में एक एक ये शब्द भी है, इंटर सब्जेक्टिविटी, कि अपने आंतरिकता को निखारना, उसको इमर्ज करते रहना। उस पर लंबी चर्चा हो जाएगी, तो उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, कि उसको असर्ट करना और उस नतीजे में अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना, किसी से बंध कर नहीं। तो वो ऑथेंटिक लिविंग है। अनऑथेंटिक लिविंग ठीक इसका उल्टा है, कि जब हम सोशल नॉर्म्स में या थियोलॉजी में या तमाम सारे इधर-उधर के मसलों से बंध कर, अपनी इंटरसब्जेक्टिविटी को मार कर, और कोर या तो पूरी वैज्ञानिकता से जी रहे हैं, या एकदम भाववाद में बहे जा रहे हैं, रियलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई निर्वाण की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। तो इन सब बातों से दूर होकर रियलिस्ट तरीके से इस इन तमाम विषयों को देखना, ये एक मोटे तौर पर एग्जिस्टेंशियलिज्म का फ्रेमवर्क है। और 3 बड़े फिलोसोफर एग्जिस्टेंशियलिज्म के फ्रेमवर्क में आते हैं। नीचे की चर्चा मैंने की, हालांकि वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं है और खुद को कहता भी नहीं है, बहुत से लोग नहीं कहते हैं, लेकिन नीचे की चर्चा मैंने की क्योंकि नीचे ने ही उसके फाउंडेशन कहीं ना कहीं रखी है, और उसका एक बड़ा फिगर वो है। लेकिन जो कोर फिलोसोफर एग्जिस्टेंशियलिज्म के हैं, वो सोरेन किरकेगार्ड, हाइडेगर और जीन पॉल सात्र। सात्र की एक बड़ी मशहूर कहानी है, आमतौर पे उसको सात्र की बताया जाता है, लेकिन सॉरी, वो सात्र की नहीं है। वो एक दूसरे कहानीकार हैं, उनकी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि यूट्यूब पे मैंने देखा कुछ लोग बनाए हुए हैं उस पर वीडियो, लेकिन वो गलत रेफरेंस है। सात्र की कहानी उसको बता रहे हैं, सात्र की कहानी वो नहीं है। वो एक महिला की कहानी है जिसने जर्मन सेना को चैलेंज किया था कि तुम फ्रांस को तब तक नहीं हरा सकते जब तक एक एक फ्रेंच को ना हरा लो। मैग्नेट लाइन टूटने से
फ्रांस नहीं हारेगा। मैग्नेट लाइन की चर्चा मैं कभी बाद में कर लूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि क्या है। तो वो कहानी खैर वो सार्त्र की नहीं है, ये क्लैरिटी है। उसका नाम मैं एग्ज़ैक्टली भूल रहा हूँ कि ऑन द सी लेवल या कुछ ऐसे करके उसकी कहानी है, वो आपको ढूँढनी पड़ेगी सर्च करके। तो उसमें कुछ एक्जिस्टेंशियलिज्म का क्रक्स मिलेगा। एमिल ज़ोला का उपन्यास है ऑन ह्यूमन बॉन्डेज, आई गेस एमिल ज़ोला का है, किसी और का है ऑन ह्यूमन बॉन्डेज। ऐसे बहुत से चूंकि एग्जिस्टेंशलिज्म साहित्य से ही निकला है, और सात्र जो उसके मेन फिगर हैं वो हमारे बिरादर थे, यानी जर्नलिस्ट भी थे। तो सात्र हमारे प्रिय भी हैं, और हेगल भी हमारे प्रिय हैं वैसे। तो अ, एक एक मोटे तौर पर ये चर्चा रही है कि इसको, इस फ्रेमवर्क को हमने बांधा है और हमने देखने की कोशिश की है। बाकी आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक किया नहीं है। और बार-बार बोलना, अभी हालांकि तक मैंने बोला नहीं है, लेकिन ये बोलना ठीक नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि भाई एक कंटेंट अच्छा होगा तो ज़ाहिर तौर पर लोग सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ तक आए हैं तो। तो बस ये है एग्जिस्टेंशलिज्म की मोटे तौर पर कहानी। अगर आप कहेंगे तो एक-एक फिलोसोफर पर या किरकेगार्ड हों या हाइडेगर हों या सात्र हों या इसके अलावा अन्य भी फिलोसोफर वेस्ट के हों, इंडिया के हों, कोई भी हों, अगर आप कहेंगे तो हम एक नई सीरीज़ चला सकते हैं। थियोलॉजी पे मैं एक सीरीज़ चलाने की सोच रहा था, लेकिन वो अभी मौका मिला नहीं है मुझे। लॉन्ग वीडियोज़ बहुत बन नहीं पा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि आगे भी इस तरह के वीडियो बनाए जाएँ। धन्यवाद।